बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। स्टूडेंट सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें। स्टूडेंट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने वाले हैं, साथ ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली जो विभिन्न श्रेणियां हैं उन विभिन्न श्रेणियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार संक्रमण, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से अपने को श्रेणियां प्राप्त होती है। साथ ही यहाँ पर इन स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का समीकरण यहाँ पर आज की क्लास में प्राप्त करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए स्टूडेंट, वीडियो के अंत तक के शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट टॉपिक आज की क्लास का हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो यहां पर यदि स्टूडेंट अपन किसी परमाणु की बात करें तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का अवशोषण करता है या किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो स्टूडेंट क्या होता है, जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो बाहर से ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निम्न ऊर्जा की अवस्था से उच्च ऊर्जा की अवस्था में संक्रमण कर जाता है। सही है, निम्न अवस्था से जब उच्च ऊर्जा की कक्षा में संक्रमण करता है तो वह उस अवस्था में लगभग 10 की पावर -8 सेकंड तक, लगभग 10 की पावर -8 सेकंड तक रुकता है और वापस कहां पहुंच जाता है, अपनी निम्न ऊर्जा की अवस्था में पहुंच जाता है। सही है, जब ये उच्च ऊर्जा की कक्षा से वापस निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है तो स्टूडेंट बोर का तृतीय अभिकृति कहता है कि एक फोटोन के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। मतलब उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से जब निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में ये संक्रमण करेगा तो क्या होगा, विकिरण का उत्सर्जन करेगा और उस विकिरण ऊर्जा को फोटोन के रूप में यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, फोटोन की ऊर्जा के रूप में उसे ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर मान लो उच्च ऊर्जा वाली कक्षा अपने पास, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा को अपन ने E1 मान लिया और निम्न ऊर्जा वाली कक्षा को E2 मान लिया। इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है कहां से, E1 ऊर्जा वाली कक्षा से E2 ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है। सही स्टूडेंट, तो यहां पर बोर के तृतीय अभिकृति से क्या लिख सकते हैं अपन, बोर के तृतीय अभिग्रहित से इस ऊर्जा का जो मान है वो एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर होगा। E बराबर E1 - E2 = h न्यू। तो उस अवस्था में उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति न्यू बराबर E1 - E2 अपॉन h। चूंकि स्टूडेंट अपन जानते हैं C बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो यहां से स्टूडेंट, यहां से यदि अपन न्यू बराबर कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, न्यू बराबर क्या मिलेगा अपने को, न्यू बराबर यहां पर C अपॉन लैम्डा। सही स्टूडेंट, तो ये मान यहां पर रख दिया जाए तो आवृत्ति का मान अपने को क्या मिल रहा है, आवृत्ति की जगह तरंग दैर्घ्य के पदों में से प्राप्त करें तो C अपॉन लैम्डा = E1 - E2 अपॉन h। सही है, या फिर 1 अपॉन लैम्डा = E1 - E2 अपॉन hc। इसको मैं समीकरण 1 दे दूं। सही है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित होने वाले जो विभिन्न स्पेक्ट्रमी श्रेणियां हैं उन स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र यहां पर प्राप्त करने वाले हैं। सही है, तो यहां पर उसका सूत्र इस समीकरण से प्राप्त करेंगे। इसमें अभी E1 और E2 क्या है, उन ऊर्जाओं की, उन कक्षाओं की ऊर्जा है जिनसे ये संक्रमण कर रहा है। सही स्टूडेंट, तो यहां पर ज्ञात कर चुके अपन हाइड्रोजन के लिए या किसी परमाणु के लिए nth कक्षा में, nवीं कक्षा में, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है स्टूडेंट En बराबर क्या, -mz²e⁴ h²n²। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसका समीकरण प्राप्त कर चुके हैं पर पीछे स्टूडेंट। तो उसका समीकरण यहाँ पर En बराबर -mz²e⁴ h²n²। यहाँ पर अपने पास एक कक्षा की ऊर्जा E1 है और एक ही E2 है। तो उस अवस्था में यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर E1 मान लो N1 भी कक्षा है तो उसके लिए E1 बराबर
एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन वन स्क्वायर एच स्क्वायर। सही है, यहाँ पर पहले एच स्क्वायर इंटू एन वन स्क्वायर। इसी प्रकार ई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन टू स्क्वायर। सही है, N1 भी और N2 भी कक्षा ली थी, तो उसमें ऊर्जा का मान यहाँ पर अपने E1 और E2 का मान ये प्राप्त कर लिया कि इलेक्ट्रॉन E1 वाली कक्षा से, E1 ऊर्जा वाली कक्षा से E2 ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है, या N1 भी कक्षा से N2 भी कक्षा में संक्रमण करता है। सही है, तो ये दोनों मान यदि समीकरण 1 में रखे जाए तो समीकरण 1 में मान रखने पर देखो क्या मिलेगा अपने को। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर क्या मिलेगा अपने को समीकरण, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू E1 की जगह माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन वन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस या माइनस, फिर E2 का मान माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन टू स्क्वायर बटे में क्या है स्टूडेंट, x। तो उस कंडीशन में 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, यहां से स्टूडेंट मैं m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब c कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर देखो सीधी स्टेप लिखी है मैंने, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब 1/n2 का जो स्क्वायर है वो प्लस का हो गया, और ये 1/n1 स्क्वायर माइनस का हो गया, 1/n1 स्क्वायर माइनस का हो गया, और यहाँ पर m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर को बाहर ले लिया, और यहाँ पर एच सी बटे में तो एच क्यूब सी हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अपने उस अवस्था में यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का मान ये मिलता है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए समीकरण लिखा जाए तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m ई की पावर 4 बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब c इंटू 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। सही स्टूडेंट, यहां पर इस समीकरण में यहां क्या m ई की पावर 4 बटे पे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी क्या है, नियतांक है। इस नियतांक को मान लिया क्या, r, जिसे क्या कह रहे हैं, रिडबर्ग नियतांक। ये r क्या है यहाँ पर, रिडबर्ग नियतांक। तो इस समीकरण में यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यूज है, इन कांस्टेंट वैल्यूज को अपन क्या मान लें, कैपिटल R मान लें, जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर क्या, 1 लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। ये समीकरण अपने को प्राप्त हो रहा है। सही, यहाँ पर चूंकि 1 लैम्डा को तरंग संख्या कहते हैं, 1 लैम्डा को क्या कहते हैं स्टूडेंट, तरंग संख्या कह रहे हैं। यहां पर जो आ रहा है अपने पास क्या, 1 लैम्डा। 1 लैम्डा को क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, तरंग संख्या कहा जा रहा है, जिसे न्यू बार से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका मतलब न्यू बार इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r 1 अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। सही है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए अपने को समीकरण ये प्राप्त हो गया। इस समीकरण में यहाँ पर r जो है, r क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, r का मान यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर r का मान मैं यहीं से इस समीकरण में वैल्यूज पुट करूंगा, तो यहाँ पर r का मान मिल जाएगा मेरे को 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। सारी कांस्टेंट वैल्यूज है, इन कांस्टेंट वैल्यूज का मान निकालेंगे तो इस समीकरण से रिडबर्ग नियतांक का निर्धारण हो रहा है, जिसका मान कैलकुलेट किया गया 1.097 इंटू 10 की पावर 7 प्रति मीटर इस समीकरण की सहायता से ज्ञात किया गया। सही है, तो यहाँ पर रिडबर्ग नियतांक के निर्धारण के लिए समीकरण ये प्राप्त हुआ है। सभी परमाणुओं के लिए समीकरण को क्या लिखेंगे,
सभी परमाणुओं के लिए ये समीकरण क्या हो जाएगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन m2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। ये समीकरण अपने को प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। इस समीकरण की सहायता से ही रिडबर्ग नियतांक का निर्धारण हुआ है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, रिडबर्ग का सूत्र या बोर का सूत्र कहते हैं। इस समीकरण को क्या कहेंगे स्टूडेंट, इस समीकरण को कहेंगे रिडबर्ग का सूत्र या बोर का सूत्र कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इस समीकरण की सहायता से रिडबर्ग नियतांक आर का मान कैलकुलेट किया गया है, उसका मान यहां पर प्राप्त किया गया। इस कारण इस समीकरण को रिडबर्ग सूत्र या बोर का सूत्र कहा जाता है। तो यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली जो विभिन्न श्रेणियां हैं, उन विभिन्न श्रेणियों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये समीकरण प्राप्त होगा अपने को। इस समीकरण की सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो विभिन्न श्रेणियां, उन विभिन्न श्रेणियों की जो भी उत्सर्जन रेखाएं प्राप्त हो रही है, उन उत्सर्जन रेखाओं की तरंग दैर्घ्य का मान इस समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये समीकरण जो है वो बामर समीकरण के इक्विवेलेंट है। देखो कैसे, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त किया गया, जिसे रिडबर्ग सूत्र या बोर सूत्र कहा जा रहा है। सही है। अब देखो यहाँ पर रिडबर्ग सूत्र में थोड़ा सा करेक्शन कर ले अपन, तो क्या मिलेगा अपने को। देखो यहाँ पर रिडबर्ग सूत्र में थोड़ा सा करेक्शन क्या करें, यहाँ पर अपन करेक्शन कर रहा हूं यहाँ पर, यदि n2 बराबर 2 और n1 बराबर n बराबर 3 4 5 डैश डैश अनंत तक मिलता है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा स्टूडेंट क्या, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। ये समीकरण क्या है स्टूडेंट, इस समीकरण को कहते हैं बामर सूत्र, जो पहले प्राप्त कर चुके हैं। इस समीकरण को बामर सूत्र कहते हैं। तो इस बामर सूत्र की सहायता से विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य का समीकरण प्राप्त किया जा सकता है। सही है। अब इसी समीकरण के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां प्राप्त हो रही है। देखो यहाँ पर आगे विभिन्न स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की रेखाएं कब अपने को प्राप्त हो रही है, उसको देखो आगे प्राप्त करें अपन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो भी 5 श्रेणियां थी, उन 5 श्रेणियों की बात करें आप। तो ये 5 श्रेणियां अपने पास कौन सी थी। सबसे पहली श्रेणी कौन सी थी स्टूडेंट, लाइमन श्रेणी। सबसे पहली श्रेणी कौन सी अपने पास, लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी के लिए बामर सूत्र क्या हो जाएगा, लाइमन श्रेणी के लिए बामर सूत्र हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पर n का जो मान है वो है 2 3 4 अप टू अनंत तक। सही है ना। इसका मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइमन श्रेणी है वो कब प्राप्त होती है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से, इलेक्ट्रॉन कहां पर, उच्च ऊर्जा स्तरों n बराबर 2 3 4 अप टू अनंत से किनमें संक्रमण करें, n2 बराबर 1 प्रथम ऊर्जा स्तर में, n1 बराबर इनमें और n2 बराबर जब इनमें संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला क्या कहलाती है, लाइमन श्रेणी कहलाती है। सही स्टूडेंट। यहां पर लाइमन श्रेणी देखो अपने को कैसे मिल रही है, स्पेक्ट्रम यहां पर प्राप्त करें। स्पेक्ट्रम देख लो यहाँ पर, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर। लाइन स्पेक्ट्रम को यहां पर देखो कैसे समझ रहे हैं। मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अलग अलग ऊर्जा स्तरों को यहां पर दर्शा रहा हूं स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन के विभिन्न ऊर्जा स्तर हो गए हैं। ये विभिन्न ऊर्जा स्तर, अब इनको क्रमांक देते हैं। मान लीजिए ये प्रथम ऊर्जा स्तर n1 बराबर 1। देखो n1 बराबर पहला ऊर्जा स्तर क्या है,
n1 बराबर 1, दूसरा ऊर्जा स्तर n2 बराबर 2, मतलब n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8 और अंतिम n बराबर अनंत मान लिया, क्योंकि यहां पर अंत में जो परमाणु है वो आयनित अवस्था में होगा, लगभग आयनित परमाणु रहेगा, यहां पर आयनित अवस्था में रहेगा, आयनित परमाणु। सही है। इन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में ऊर्जाओं के मान भी प्राप्त कर चुके अपन पीछे। क्या थे ऊर्जाओं के मान? प्रथम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द्वितीय ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का मान -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अंत में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंतिम ऊर्जा का मान जब n का मान अनंत हो जाएगा। सही है। तो सबसे पहले लाइमन श्रेणी परिभाषा, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से संक्रमण कर रहा है? उच्च ऊर्जा स्तर से, मतलब द्वितीय ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तृतीय से प्रथम में आ रहा है, चतुर्थ से प्रथम में आ रहा है, पंचम से प्रथम में आ रहा है, छठवें से प्रथम में आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से, इन ऊर्जा स्तरों से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला को क्या कहते हैं स्टूडेंट? लाइमन श्रेणी कहते हैं। सही है। तो लाइमन श्रेणी अपने को कब प्राप्त होगी? ये स्पष्ट हो गया है। लाइमन श्रेणी अपने को उस स्थिति में प्राप्त होगी जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। सही स्टूडेंट। दूसरी श्रेणी कौन सी थी? दूसरी श्रेणी है बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दूसरी श्रेणी है बामर श्रेणी। सही है। बामर श्रेणी के लिए बामर सूत्र प्रस्तुत किया गया, क्या? 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n का मान यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? 3, 4, 5, 6 w। सही है। इसका मतलब बामर श्रेणी अपने को कब प्राप्त हो रही है? जब हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से, उच्च ऊर्जा स्तरों से कौन से ऊर्जा स्तर में? उच्च ऊर्जा स्तरों से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। यहां पर n बराबर प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। सही है। द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला बामर श्रेणी कहलाएगी। तृतीय से तीसरे से दूसरे में संक्रमण कर रहा है, चौथे से दूसरे में, पांचवें से दूसरे में, छठे से दूसरे में, सातवें से दूसरे में, तो उस अवस्था में उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला को बामर श्रेणी कहते हैं। सही है। तो बामर श्रेणी अपने को कब प्राप्त होगी? जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। सही स्टूडेंट। तीसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी अपने पास क्या? पासन श्रेणी। तो पासन श्रेणी के लिए बामर सूत्र 1/λ बराबर r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n का मान क्या रहेगा? 4, 5, 6 डॉट। सही है। इसका मतलब यहां पर पासन श्रेणी अपने को कब मिल रही है? जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से n बराबर 3 में संक्रमण करता है। सही है। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला को क्या कहेंगे? पासन श्रेणी कहेंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर से तीसरे में आ रहा है, पांचवें से तीसरे में आ रहा है, छठे से तीसरे में आ रहा है, सातवें से तीसरे में आ रहा है, तो उस अवस्था में उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला को पासन श्रेणी कहते हैं। उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला को उस स्थिति में क्या कहेंगे? पासन श्रेणी कहते हैं। सही स्टूडेंट। अब यहां पर पांचवी श्रेणी, सॉरी चौथी श्रेणी क्या है? चौथी श्रेणी है यहां पर अपने पास ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए बामर सूत्र क्या है? 1/λ इक्वल्स टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n का मान यहाँ पर 5, 6, 7 डॉट। इसका मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तरों से n बराबर 4 में संक्रमण करता है, उच्च ऊर्जा स्तरों से चतुर्थ ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है,
तो उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला को क्या कहेंगे, ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन 5वें से चौथे में आ रहा है, 6वें से चौथे में आ रहा है, 7वें से चौथे में आ रहा है, 8वें से चौथे में आ रहा है, तो उस अवस्था में उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला को ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। सही है, तो यहां पर चौथी श्रेणी अपनी ब्रैकेट श्रेणी। पांचवी श्रेणी स्टूडेंट कौन सी, फुंड श्रेणी। तो फुंड श्रेणी के लिए क्या है बामण सूत्र, 1/λ इज इक्वल टू r 1/5² माइनस 1/n²। n का मान यहाँ पर क्या रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब कोई हाइड्रोजन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से n बराबर पंचम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला को फुंड श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से 6वें से 5वें में आ रहा है, 7वें से 5वें में आ रहा है, 8वें से 5वें में आ रहा है, 9वें से 5वें में आ रहा है, तो उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला को क्या कहेंगे, फुंड श्रेणी कहते हैं स्टूडेंट। सही है, तो इस प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन परमाणु का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो ये है कि लाइमन श्रेणी कब मिल रही है, बामण श्रेणी कब मिल रही है, पासन श्रेणी कब मिल रही है, ब्रैकेट श्रेणी कब मिल रही है और फुंड श्रेणी अपने को कब प्राप्त हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण कर रहा है। तो इस प्रकार अपने को इन श्रेणियों की प्राप्ति होगी। सही स्टूडेंट, तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पर समझा आपने, उसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली विभिन्न श्रेणियों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त किए, जिसे बोर सूत्र या रेडबर्ग सूत्र के नाम से जाना जा रहा है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, इससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।